चलिए, हमने सेक्शन 17 स्टार्ट किया था कल, है ना। सेक्शन 17 क्या था? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपल्सरी, ये पढ़ा था अपन ने, है ना। चल, पहला क्या पढ़ा था अपन ने? इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के थे बेटा? जल्दी जल्दी करो रिवाइज। 2 तरह के, कौन कौन से? टेस्टामेंट्री क्या था? नॉन टेस्टामेंट्री क्या था? हाँ, इंटरवाइवस क्या था? ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। नॉन इंटरवाइवस क्या था? नॉट अ ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। ठीक है, तो हमने बोला था कि जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से क्या देते हैं, काहे का, तो उसका क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है। फिर हमने केस पढ़ा था, कौन सा? कल्याण सुंदरम वाला। हाँ, बोलो, केस का नाम याद होना चाहिए। क्या नाम था केस का? हाँ, क्या बोला था इस केस में कि रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपल्सरी, लेकिन उससे गिफ्ट खत्म नहीं हो जाता। और अगर डोनर रजिस्ट्रेशन के पहले मर भी किया या गिफ्ट को किस ग्राउंड पर, तो भी वो ऐसा नहीं कर सकता। ये समझ में आ गया अपने को? गिफ्ट कब कंप्लीट हो जाता है? जब डोनर ने वॉलेंटरली दिया हो। गिफ्ट कब कंप्लीट हो जाता है बेटा? जब डोनर ने वॉलेंटरली दिया हो और डोनी ने उसे क्या कर लिया हो, एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो डोनर जब वॉलेंटरली गिफ्ट देता है और डोनी उसे क्या कर लेता है, तब गिफ्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट। गिफ्ट कंप्लीट होने के लिए क्या जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए क्या जरूरी है, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैंने बताया था कितने महीने होते हैं? 4 महीने बाद भी हम विद पेनल्टी करा सकते हैं, अगले 4 महीने में करा लें। ठीक है, फिर 17(1) भी पढ़ा था हमने, है ना। क्या? अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। वेरी गुड। अदर विच क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन एनी, चाहे, हाँ, इन एनी हैविंग वैल्यू 100%, तो उनका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है। फिर हमने बोला था कि इनको ट्रांसफर करने का क्या मिला है, जो या पेमेंट, इनको ट्रांसफर करने का क्या था, जो कंसिडरेशन था ना। कंसिडरेशन का जो भी रिसिप्टेंट पेमेंट था उसका क्या है, जो एक्नॉलेजमेंट, उसका भी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना। ठीक है, यहां तक हो गया था अपना। नेक्स्ट क्या दिया है? एक पॉइंट अलग होगा ना उसके पहले। हाँ, 17(1)D लीज का है ना। कौन सा है बेटा? 17(1)D एंड टोपा का सेक्शन 107। बोलो, इन दोनों का अगर कंबाइन इफेक्ट देखा जाए, इन दोनों के प्रोविजंस को कंबाइन करके देखा जाए, तो 3 तरह की लीज का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपल्सरी। मैं अकेला रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं बता रहा हूं। अकेला रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ोगे, अकेला टोपा पढ़ोगे, कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसमें क्या लिखा है। ठीक है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में नहीं बताया है उसके लिए टोपा में बोल दिया कि तुमको करवाना है, तो अपन दोनों कंबाइन पढ़ लेते हैं। दोनों की कंबाइन स्टडी अगर की जाए तो 3 तरह की लीज का रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है बेटा, कंपल्सरी। पहला लीज एक्सीडिंग, दूसरा लीज, और तीसरा रिजर्विंग ईयरली रेंट। ये समझ में आया? सबसे पहले लीज क्या होती? तो लीज होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। पहली चीज लीज काय की होती है, इसमें केवल क्या दिया जाता है, पोजेशन। क्या दिया जाता है, क्या ट्रांसफर नहीं होती है। सिंपल वर्ड में बोले तो किराए पे लेना ना। सिंपल वर्ड में बोले तो क्या मतलब हुआ उसका, किराए पे लेना। कौन सी प्रॉपर्टी, काहे पे लेना, वो लीज कहलाता है ना। तो ध्यान रखना है, पहला लीज कौन सी प्रॉपर्टी की होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। दूसरा, लीज में केवल क्या दिया जाता है, क्या नहीं दी जाती है, जो प्रॉपर्टी लीज पर दे रहा है उसे क्या बोलते हैं, लेजर, और जो प्रॉपर्टी लीज पर
वो लीजी कहलाता है, लेजी कहलाता है। ठीक है, तो जैसे शर्मा जी की हाउस प्रॉपर्टी है, शर्मा जी का मकान है, उन्होंने वर्मा जी को 5 साल के लिए काहे पर दे दिया, लीज। तो 5 साल तक पोजीशन किसके पास रहेगा, लेकिन स्टिल ऑनरशिप किसके पास है, तो शर्मा जी के पास क्या नहीं है, कितने साल तक, बट उनके पास अभी भी क्या है, हमेशा है वो। तो वर्मा जी के पास क्या है, केवल पोजीशन, कितने साल तक, बट क्या नहीं है। तो वर्मा जी उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लीज का पर्पस यही होता है कि सामने वाला उस प्रॉपर्टी को क्या कर सके, एंजॉय कर सके, उस टाइम तक एंजॉय कर सके। ऑनलाइन चला गया, ये चीज आई समझ में अपने को, है ना। तो लीज हमेशा किसकी होती है बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी का बेलमेंट होता है। ऐसा नहीं कि मूवेबल प्रॉपर्टी हम किराए पर नहीं देते, बट उसे क्या बोला जाता है, बेलमेंट। लीज किसकी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज है और वो इन 3 में से किसी भी एक कैटेगरी में आ रही है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। इन्होंने लीज कितने साल के लिए दी, तो 5 साल, मतलब क्या हो गया, तो इसका क्या करवाना पड़ेगा, मतलब ये ट्रांजेक्शन कैसे होगा, राइटिंग में। इस पर क्या लगाना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी। फिर इसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन। तीनों चीज होना जरूरी है, ये समझ में आया। अब अगर इन्होंने लीज 1 ईयर के लिए दी है, कितने के लिए दी है, तो ऐसी सिचुएशन में वो इस पॉइंट के अंदर कवर नहीं होगी, कि हो जाएगी, क्योंकि एक्सीडिंग 1 ईयर नहीं, 1 ईयर नहीं बोला इन्होंने, क्या लिखा है कि 1 से, तो 1 साल भी नहीं चलेगा। अगर कितने साल की लीज है, 1 साल की, तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड नहीं है, क्योंकि वो इस कैटेगरी में नहीं आ रही। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्या किया कि मालूम पड़ा इसको 5 साल की ही लीज पर देना था, बट इसने सोचा कि अगर मैं 5 साल की लीज पर देता हूं तो मुझे इसका क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। और अगर क्या करवाना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा काम का, करीबन 2% स्टाम्प ड्यूटी लग जाती है और रजिस्ट्रेशन के खर्चे हो जाते हैं, रेंट का जितना भी है उसका। ठीक है, अच्छा, ये हर स्टेट की अलग अलग होती है, इसलिए याद नहीं करनी, रेट आपको मिलेगी भी नहीं, हर स्टेट की अलग अलग होती है। रजिस्ट्रेशन की, स्टाम्प ड्यूटी की रेट हर स्टेट की अलग अलग होती है, तो याद करना भी नहीं। जो सेंट्रल वाला है वो आएगा, वो अपन देख लेंगे, है ना। अब इसको देना कितने साल की थी, अब अगर ये कितने साल के लिए देता तो खर्चा हो जाता ना, तो इसने कितने साल का दिया, तो ये इससे बाहर हो गया। अब 1 साल के बाद ये कंडीशन थी कि 1 साल बाद इसे फिर से क्या कर दिया जाएगा, रिन्यू। कितने साल के लिए, फिर 1 साल खत्म होगा तो लीज खत्म नहीं होगी, इससे फिर हम क्या कर देंगे, रिन्यू। फर्दर कितने ईयर के लिए, इसे 1-1 साल इंक्रीज करके हम उसे कितने ही साल तक चला सकते हैं। तो ऐसी लीज को बोलते हैं ईयर टू ईयर बेसिस वाली। कौन सी वाली, कि प्राइमा फेसिया वो 1 साल की दिख रही है, प्राइमा फेसिया वो, बट उसके साथ क्या है, ऑप्शन कि उसे फिर 1 साल के लिए क्या किया जा सकता है, रिन्यू। अगले साल भी वो खत्म हो जाएगी जरूरी, फिर अगला साल खत्म होगा तो फिर उसे 1 साल के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू। ऐसी लीज को कहा जाता है कौन सी वाली, आप हॉस्टल में रहते हो, आप मंथ टू मंथ बेसिस वाली लीज पर रहते हो, आपकी लीज कितने महीने की है, फिर 1 महीने बाद आप किराया देते तो 1 महीने की फिर एक्सटेंड हो गई, फिर 1 महीने बाद आप किराया देते तो 1 महीने की फिर एक्सटेंड हो गई। यही होता ना, ऐसे आपको जब तक रहना आप रह सकते हो। वो कौन सी हुई, मंथ टू मंथ बेसिस। ये कौन सी हुई, कि है 1 साल की, लिखा उसमें कितने साल है, 1 साल, बट 1 साल बाद तो खत्म होने वाली, उसे फिर रिन्यू कर देंगे कितने साल के लिए, और ऐसे हम कितने साल तक चला देंगे। तो ये इस तरह की कंडीशन रखी तो आप इससे तो बच जाओगे, बट आप किसमें आ जाओगे, इसमें आ जाओगे। और आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपको हॉस्टल का रूम खाली करना है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, कितने दिन पहले, 15 दिन या 1 महीने पहले, जैसा भी आपके लैंडलॉर्ड ने बोला कि खाली करने के कितने दिन पहले बताना पड़ेगा। अदरवाइज वो भी मानकर बैठा है कि अगले महीने फिर रिन्यू हो जाएगी, और आप भी मानकर बैठोगे मेरे को निकाल लेगा, नहीं, अगले महीने भी चलेगी।
ऐसे ईयर टू ईयर वाली भी चलती जाती है, बट अगर ईयर टू ईयर वाली को हमें खाली करवाना है तो कम से कम 6 महीने का नोटिस लगता है। महीने का आधा कितना हुआ? 15 दिन। महीने का आधा कितना हुआ? तो उसमें कितने दिन का नोटिस लग रहा है? 15 दिन का। कितने दिन का नोटिस लग रहा है? ये साल का आधा कितना हुआ? 6 महीने का नोटिस। याद करने का तरीका बता रहा हूं। हाँ, अब अगर शर्मा जी चाहते हैं कि नहीं आप अगले साल रिन्यू ना करो तो 6 महीने पहले नोटिस दे दें। किसको? इस बार रिन्यू नहीं होगी। वर्मा जी चाहते हैं कि मैं तो खाली करके जा रहा हूं, तो साल खत्म होने से कितने महीने पहले नोटिस दे दे, खाली कर दूंगा। ये होती है कौन सी बेटा? ये समझ में आया आपको? तीसरा है रिजर्विंग ईयरली रेंट। बोले ड्यूरेशन से मतलब नहीं है, अगर जो एग्रीमेंट आपने किया है उसमें रेंट आप पूरे ईयर का ले रहे हो, रेंट आप क्या कर रहे हो? फुल ईयर का ले रहे हो, कंप्लीट ईयर का ले रहे हो। मैंने तो प्रॉपर्टी 10 महीने के लिए किराए पर दी। कितने महीने के लिए? लेकिन उसमें रेंट जो है वो पूरे 12 महीने का है, तो इट रिजर्व ईयरली रेंट। ईयरली मतलब साल भर का पूरा रेंट आ रहा है, तो ये तीसरी कैटेगरी के अंदर आ जाएगी और आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में जब प्रॉपर्टी लीज पर दी जाती है तो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। सुना है आपने कभी? अगर आप रेंट के मकान में रहते हो या आपने अपना मकान रेंट पर दे रखा है, अदरवाइज सुना होगा कि प्रॉपर्टी किराए पर दी तो एग्रीमेंट कितने महीने का हुआ, एंड रेंट भी कितने महीने का ले रहे हैं? 11 महीने। अब 11 महीने का लिया तो एक्सीडिंग 1 ईयर से बाहर, ईयर टू ईयर से बाहर, और 11 महीने का रेंट भी 11 महीने का, तो ईयरली रेंट से भी बाहर। तो क्या नहीं करवाना पड़ेगा? आपको समझ में आया है? तो अगर अच्छा, ये दोनों का रेफरेंस लिखना बेटा, कि टोपा का सेक्शन और रजिस्ट्रेशन एक्ट का ये सेक्शन नंबर याद कर लेना, बाकी भले याद मत करो। इनके हिसाब से 3 तरह के लीज का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपल्सरी। पहला एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब उसका ड्यूरेशन कितने से आता है? रेंट कितना मिल रहा है इससे मतलब नहीं। दूसरा क्या? तीसरा क्या? क्लियर हुआ है? हो जाएगा ये तो भी 12 मंथ तक ही तो हो रहा है, एक्सीड तो फिर भी नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा ना बेटा, बट इस कैटेगरी में वो आ गया ना, इससे बाहर हो गया, बट इसमें आ गया ना, इसलिए तो 12 महीने का भी एग्रीमेंट नहीं कर रहे, इसलिए तो एग्रीमेंट कितने महीने का हो रहा है? 11 महीने। ये समझ में आया? हाँ, ये टोपा के हिसाब से चल जाएगा, है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसका मना किया, बट दोनों एक्ट अपने को कंप्लाई करने, इसलिए अपन कॉम्बिनेशन के अंदर याद रखें कि दोनों का कंबाइन इफेक्ट ये होता है कि 3 तरह के लीज का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपल्सरी। कर लेंगे इसको पक्का? चलो, कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर, वर्ड सुना है पहले कभी? कोर्ट का क्या होता है? जो उसे जजमेंट बोलते हैं। कोर्ट का क्या होता है बेटा? जो उसे क्या बोलते हैं? एंड वो 2 तरह का होता है, डिक्री या ऑर्डर। बोलो वापस से। अभी हम सीआरपीसी सीपीसी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? जजमेंट। जो कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन सा? आर्बिट्रेटर का नाम सुना? पार्टनरशिप एक्ट में सुना होगा। पार्टनरशिप एक्ट अगर आपने पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कि अगर हमारे बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सॉल्व करवाने किसके पास जाते हैं? कोर्ट के पास। किसके पास जाते हैं? कोर्ट में तारीख पे तारीख लगती रहती है, समझाया था सनी देओल ने, है ना। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस हो जाए, कम कॉस्ट में फटाफट से केस क्या हो जाए? सॉल्व, तो फिर हम केस किससे सॉल्व करवाते हैं? आर्बिट्रेटर से। किससे सॉल्व करवाते हैं? आर्बिट्रेटर से। आर्बिट्रेटर पार्टीज द्वारा अपॉइंट किया गया ही एक पर्सन होता है। आर्बिट्रेटर जो है वो पार्टीज द्वारा अपॉइंट किया गया है एक पर्सन होता है जो पार्टीज की ही कंसेंट से आपके डिस्प्यूट को क्या कर देगा? सॉल्व।
बट फटाफट से और खटाखट से वो डिस्प्यूट को क्या कर देगा, मैक्सिमम टाइम होता है कितना, 1 ईयर। इसमें भी फास्ट ट्रैक होता है जो 6 महीने में खत्म कर देता है, 6 महीने में डिसीजन आ जाएगा। जबकि सिविल और क्रिमिनल केस आप फाइल करोगे तो 6 महीने तक तो समय नहीं सर्व नहीं होता, 15-20 साल कुछ नहीं होता। ये चीज है समझ में अपने को। आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देता है उसे क्या बोलते हैं, अब बोलो। आर्बिट्रेटर जो क्या दे रहा है, डिसीजन, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कोर्ट का डिसीजन क्या कहलाता है, जो कितने तरह का होता है, कौन कौन सा। शर्मा जी के 2 लड़के हैं, प्यारे और मोहन। शर्मा जी के कितने लड़के बेटा, कौन कौन। अब शर्मा जी के 2 लड़के हैं, प्यारे और मोहन। शर्मा जी की क्या हो गई, डेथ, है ना। तो उनकी एक हाउस प्रॉपर्टी है। प्यारे बोल रहा है कि वो हाउस प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी। मोहन बोल रहा है कि वो हाउस प्रॉपर्टी किसकी है, मतलब ऑनरशिप को लेकर क्या हो गया, डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को लेकर क्या हो गया बेटा, डिस्प्यूट। ये समझ में आया कि प्यारे बोल रहा है कि वो हाउस प्रॉपर्टी उसकी है, मोहन बोल रहा है कि वो हाउस प्रॉपर्टी उसकी है। डिस्प्यूट सॉल्व कौन करेगा, कोर्ट। डिस्प्यूट सॉल्व करने किसके पास जाएंगे, फिर कोर्ट अपना क्या देगा, जिसे क्या बोलते हैं, जो कितने तरह का होता है, कौन कौन सा। अब कोर्ट ने डिक्री दी प्यारे के फेवर में। कोर्ट ने डिक्री दी किसके फेवर में, और कोर्ट ने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी तो किसकी है, प्यारे की है। ये प्रॉपर्टी किसकी है बेटा, मतलब प्यारे की प्रॉपर्टी में क्या आ गई यार, किसके कारण, उसके पहले क्या चल रहा था, किस किसके बीच में, क्या प्यारे की प्रॉपर्टी थी, क्या मोहन की थी। ऐसा भी नहीं था कि प्यारे की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि डिस्प्यूट था। प्यारे की प्रॉपर्टी हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, मोहन की प्रॉपर्टी हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। यही डिसाइड करवाने हम किसके पास गए थे, कोर्ट के पास। अब कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया। अब कोर्ट ने डिसीजन दिया, सपोज किसके फेवर में, प्यारे के फेवर में। तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि प्यारे ही प्रॉपर्टी का क्या है, ऑनर। तो इसलिए हमने पढ़ा था ना, कोई भी राइट, इंटरेस्ट या टाइटल डिक्लेयर असाइन हो तो ये कोर्ट ने एक तरह से क्या दिया, डिक्लेरेशन ही दे दिया ना, डाउट्स दूर करती ना, झगड़े खत्म करती ना। अब प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है, इसका प्रूफ क्या है, कोर्ट की डिक्री। वेरी गुड। प्यारे प्रॉपर्टी का क्या है, इसका प्रूफ क्या है, कोर्ट की डिक्री। ये चीज आई समझ में। अब प्यारे उस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है। प्यारे उस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे। वो किसको, वर्मा जी को। वो चाहता है कि प्रॉपर्टी क्या कर दी जाए, सेल कर दी जाए। किसको सेल कर दी जाए, वर्मा जी को सेल कर दी जाए। यहां तक की कहानी समझ में आई। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले वर्मा जी क्या करेंगे, चेक करेंगे कि प्यारे ऑनर है भी या नहीं। अब वर्मा जी ने चेक किया कि प्यारे ऑनर है भी या नहीं, तो फिर वर्मा जी ने चेक किया तो प्यारे ने क्या दिखाई, कोर्ट की डिक्री। एंड कोर्ट की डिक्री से बड़ा प्रूफ तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि मैं उस प्रॉपर्टी का ऑनर हूं, बट कोर्ट का डिसीजन तो सबके ऊपर होता है ना, बस कोर्ट की डिक्री। ये समझ में आया। अब अगर प्यारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है, किसको, वर्मा जी को, और प्यारे के पास ऑनरशिप का प्रूफ क्या है, डिक्री, तो वो डिक्री को ट्रांसफर कर देगा किसके फेवर में, तो क्या ट्रांसफर हो जाएगी, ऑनरशिप वापस चलेगा, है ना। कोर्ट का जो, उसे क्या बोलते हैं, कितने तरह का होता है, कौन कौन सा। ये समझने के लिए लिखना इतना नहीं है, लिखना वही है 2-3 लाइन जो अपने को मॉड्यूल में या नोट्स में दी है। बट मैं आगे का बेसिक तो बताऊं आपको, तो समझ में नहीं आएगा, है ना। अब शर्मा जी के 2 लड़के थे, कौन कौन थे, हाँ, दोनों को प्रॉपर्टी के ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट था, तो दोनों किसके पास गए, एंड कोर्ट ने किसके फेवर में डिसीजन दिया। तो क्या कोर्ट की डिक्री के कारण प्यारे के फेवर में राइट डिक्लेयर हो गया, तो क्या कोर्ट की डिक्री का मैं रजिस्ट्रेशन कराऊं, नहीं, कोर्ट की डिक्री का कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। कंपलसरी नहीं, वॉलंटरी करवाना चाहो तो करा सकते, समझ लो।
कोर्ट के डिसीजन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी वॉलंटरी है, मेरी इच्छा को तुम करा लूंगा, बट कंपलसरी तो नहीं। ये समझ में आया? वापस से बोलो। कोर्ट की डिक्री के कारण ही राइट डिक्लेयर हुआ है प्यारे के फेवर में? नहीं। हाँ कि ना? डिक्री ही प्रूफ है किसकी ऑनरशिप का? अच्छा, प्रॉपर्टी कौन सी है? मतलब वैल्यू भी कितनी से ज्यादा है, तो राइट डिक्लेयर हुआ, तो मुझे क्या करवाना चाहिए? कोई कंपल्सरी नहीं। कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर का क्या नहीं होता है? रजिस्ट्रेशन नहीं। कंपल्सरी नहीं, मेरी इच्छा तो करा, ऑप्शनल तो है, ऑप्शनल में तो कुछ भी कर सकता हूं मैं जाकर, कंपल्सरी नहीं। तो बोले यार लिस्ट तो अपन कंपल्सरी वाली पढ़ रहे, बीच में कहां से आ गया है? तो मैं जो कंपल्सरी वाला पॉइंट समझा रहा हूं वो समझने के लिए ये चीज समझना जरूरी। ये समझ में आ गया? अब प्यारे वर्मा जी को प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? ट्रांसफर, है ना? तो प्यारे जो वर्मा जी जो है, प्यारे से वो हाउस प्रॉपर्टी क्या करना चाहते हैं? नॉर्मली ऑनरशिप का प्रूफ क्या होता है? वेरी गुड। नॉर्मली ऑनरशिप का प्रूफ क्या होता है? बट यहां तो उसके पास रजिस्ट्री है ही नहीं, उसके पास ऑनरशिप का प्रूफ क्या है? डिक्री। अब प्यारे और वर्मा जी के बीच में एग्रीमेंट हुआ। प्यारे और वर्मा जी के बीच में क्या हुआ? जिस एग्रीमेंट में प्यारे ने प्रॉपर्टी क्या कर दी? सेल। किसको? वर्मा जी, है ना? एंड प्यारे ने क्या बोला कि मेरी प्रॉपर्टी में क्या है? ऑनरशिप, जिसका प्रूफ क्या है? डिक्री। तो डिक्री के कारण मेरे को क्या मिली है? जो वो मैं पूरी ऑनरशिप किसको ट्रांसफर कर रहा हूं? वर्मा जी। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट हुआ किसके फेवर में? वर्मा जी और प्यारे के बीच में, जिसमें प्यारे ने अपने सारे राइट्स जो उसे काहे में मिले थे? डिक्री में। किसके कारण मिले थे? डिक्री के कारण। वो क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए, असाइन कर दिए। किसके फेवर में? तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है किसके फेवर में? किसके बीच में? जिससे डिक्री को उसने क्या कर दिया? जिससे, वेरी गुड, डिक्री को उसने क्या कर दिया? इस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी। डिक्री का नहीं, अभी भी मैं उसी बात पर, डिक्री का नहीं करना। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी नॉन टेस्टामेंटरी, अब अपन पॉइंट्स पर आते हैं कि लिखना क्या है, ये तो मैंने समझाया कभी। अब अपन लिखने पर आते हैं। क्या बोला? कोई भी जो क्या करता है? ट्रांसफर और असाइन। किसको? एनी डिग्री ऑफ कोर्ट या अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। कि अगर वो प्रॉपर्टी में राइट किसके कारण आया था? मेरा आर्बिट्रेशन के कारण। किसके कारण आया था? तो उसका अवार्ड, है ना? तो हमने बोला था ना, प्यारे और वर्मा जी के बीच में क्या हुआ था बेटा? एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट यहां क्या हो जाएगा? नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। उस एग्रीमेंट से प्यारे ने क्या कर दिया? ट्रांसफर और असाइन। किसको? डिग्री ऑफ कोर्ट को। या किसको? तो वो जो डिग्री या अवार्ड है वो किससे रिलेटेड है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट और इंटरेस्ट से, जिसकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपए से। तो वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी जिसकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपए से ज्यादा। तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी। फिर बोल रहा हूं, किसका रजिस्ट्रेशन की नहीं बोल रहा हूं? डिक्री के रजिस्ट्रेशन की नहीं बोल रहा हूं। किसके रजिस्ट्रेशन की नहीं बोल रहा हूं? इनको जिस नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट से क्या किया गया है? ट्रांसफर। उस नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट का क्या करवाना है? मैं वॉलेंटरली डिक्री का रजिस्ट्रेशन कराना चाहूं तो मना ही नहीं, कंपल्सरी नहीं। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। है ना? तो हमें क्या बोला? एन नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट और एनी, और अगर वो डिक्री या अवार्ड किससे रिलेट क्या कर रहा है? क्रिएट, डिक्लेयर, चाहे प्रेजेंट में चाहे किसी भी, चाहे वो जिसकी वैल्यू किससे रिलेटेड?
ये तो सेकंड पॉइंट है, मैंने पहले बोल दिया था, सारे 90% आपके सेकंड पॉइंट में आ जाएंगे। क्या है समझ में? तो ए सोल्ड अ प्लॉट इन मुंबई टू बी बाय वर्च्यू ऑफ दो थ्रू अ सेल डेट। तो ये सेल डेट क्या हो जाएगी? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। इसका आपको क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन, कोर्ट के ऑर्डर का नहीं। क्लियर है? हो जाएगा ये? चलिए, लीज वाला तो ले लिया अपन ने, है ना। यहां से ज्यादा उलझना मत, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप। बस तीन चीज ध्यान रखो कि टोपा का 107 और ये कौन सा है 17A(D) के हिसाब से तीन तरह के लीज का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपल्सरी। हो जाएगा ये? चलो, तो हमारा सेक्शन 17 जो है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। तो 17 में हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए? 5, है ना। पहला क्या पढ़ा? वेरी गुड। इसमें कौन सा केस पढ़ा? कि अगर डोनर मर भी जाए तो भी गिफ्ट खत्म नहीं, वो रिवोक भी करवाना चाहे तो भी नहीं, है ना। फिर दूसरा क्या पढ़ा हमने? अदर, हाँ, जो एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट हैविंग वैल्यू 100 रुपीज और मोर टू और इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? क्रिएट, लिमिट, एक्सटिंग्विश, असाइन, ट्रांसफर। चाहे प्रेजेंट में कर रहा हो, चाहे फ्यूचर, चाहे वेस्टेड हो, चाहे आप सेंटेंस अपने हिसाब से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट वाला पढ़ लिया हमने। वेरी गुड। फिर हमने पढ़ लिया तीन तरह की लीज। पहला एक्सीडिंग 1 ईयर, दूसरा, तीसरा रिजर्विंग। वेरी गुड। एंड चौथा हमने क्या पढ़ लिया? कोर्ट की इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, बट अगर हम क्या करें? कोई एग्रीमेंट करें जिसके थ्रू हम असाइन करें या ट्रांसफर कर दें कोर्ट की या आर्बिट्रेटर के, तो उस एग्रीमेंट का आपको क्या कराना है? वो भी जब वो डिक्री कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, जिसकी वैल्यू 100 रुपए से, अदरवाइज नहीं। क्लियर हुआ है? पक्का? चल, सेक्शन 18 क्या हेडिंग है? डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन क्या है बेटा? कंपल्सरी। 17 में हो गया कंपल्सरी। अब सेक्शन क्या है? डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल। ऑप्शनल है मतलब इच्छा हो तो करवा, नहीं तो मत कर। अगर आपको 17 याद है तो 18 2 मिनट से ज्यादा का नहीं है। इवन 18 आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको 17 अच्छे से समझ में आ गया तो। पहले दिन हमने पढ़ा था 17 में सारी प्रॉपर्टी कौन सी थी? वेरी गुड। कौन सी थी? मतलब अगर प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन सी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड नहीं है। ये ई वाले पॉइंट में लिखा मिला। तो पहली चीज हमने ये देखी कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल। तो हमने बोला इमूवेबल का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपल्सरी। तो अपोजिट क्या हो? चाहे वैल्यू कितनी ही क्यों ना हो, ये ई वाले पॉइंट। फिर सारे डॉक्यूमेंट कौन से थे? वेरी गुड। नॉन टेस्टामेंट्री। कौन से डॉक्यूमेंट थे? तो टेस्टामेंट्री का रजिस्ट्रेशन, टेस्टामेंट्री में क्या आ रहा था? टेस्टामेंट्री में क्या आ रहा था? तो ये दिया एफ वाला पॉइंट। बिल का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। हाँ बिल, समझ गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये हमने उसी से कनेक्ट किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था? इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू, अगर वैल्यू 100 से रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। पहला पॉइंट वही है, वर्ड टू वर्ड वही लिखा है, बस वैल्यू कितने से कम है? 100 से। फिर वो हमने रिसिप्ट या पेमेंट का क्या एक्नॉलेजमेंट दिया था? वैल्यू कितने से ज्यादा होनी चाहिए थी, अगर वैल्यू कितने से कम है रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। वो कब हुई ये समझ में आया? लीज में क्या लिखोगे? जिसका ड्यूरेशन 1 साल से रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं, ठीक है। फिर वो डिक्री और ऑर्डर वाला हो जाएगा कि उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर
100 से कम है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ये समझ में आया? पक्का? तो आपके 3 पॉइंट तो 100 से कम करके लिख दो, यही है ना? 3 पॉइंट तो 100 से कम करके लिखना है। चौथा 20 वाला लिखना है जो कितने से कम है? 1 साल से कम है। पांचवा मूवेबल प्रॉपर्टी लिख दो। छठा वसीयत। 17 से ज्यादा 18 पूछा जाता है एग्जाम। कंपलसरी ज्यादा ये पूछते हैं कि किसका रजिस्ट्रेशन कैसा ऑप्शन है। आपको समझ में आया? आगे बढ़े अपन। चलो नेक्स्ट क्या है? अब रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में करवाना है? टाइम एंड प्लेस में यही हुआ ना कि भाई रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में करना है ना? अब जो इंस्ट्रूमेंट है, यहां इंस्ट्रूमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ए से डॉक्यूमेंट जो कहां एग्जीक्यूट हुए हैं, ए से डॉक्यूमेंट जो कहां एग्जीक्यूट हुए हैं। एग्जीक्यूट मतलब साइन। एग्जीक्यूटेड मतलब साइन। एग्जीक्यूशन मतलब सिग्नेचर। डॉक्यूमेंट के साथ अगर एग्जीक्यूटेड वर्ड आता ना, इट मीन्स साइंड। ये समझ में आया? आपने एग्जीक्यूटेड मतलब क्या बोला? बनाना। अब अगर आपने डॉक्यूमेंट बना लिया तो क्या वो वैलिड हो जाएगा? जब तक उस पर साइन नहीं। मैंने लिख दिया मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर रहा हूं, बट नीचे क्या नहीं किए, कोई वैल्यू नहीं उसकी, भले मैंने स्टाम्प पेपर पे लिख दिया। आप समझे मेरी बात? तो डॉक्यूमेंट के लिए जब भी कौन सा वर्ड आता है बेटा? एग्जीक्यूटेड। तो एग्जीक्यूटेड का मेन मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ हो, और वो कंप्लीट तभी होता है जब उसके ऊपर क्या होते हैं? साइन। इवन आपने देखा ना मूवीज में दिखाते हैं कि कोरे कागज पे साइन करवा लेते हैं, तो सिग्नेचर ही तो मेन है। फिर उसके ऊपर भले कुछ भी लिख दो तो माना जाएगा कि नीचे जिसके क्या है साइन, उसी ने लिखा। अरे बेस्ट एग्जांपल, तुम स्कूल से छुट्टी मारते तो लिखते थे ना इफेक्टिव से आज मैं नहीं आऊंगा, कि नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, और साइन नीचे मम्मी के होते थे, बट करते तुम ही थे। बट नीचे साइन थे किसके? तो वो तो ये समझ रहे हैं ना स्कूल वाले, उनको भी मालूम है खुद ही करके लाया डाला है, बट ठीक है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो यही है ना, इट इज साइंड बाय मम्मी। फिर भले ही आपने लिखा हो, बट जिसके सिग्नेचर है माना सब चीजें उसी की जाएंगी। ये समझ में आया अपने को? तो डॉक्यूमेंट के लिए जब भी कौन सा वर्ड आ रहा बेटा? तो मतलब वो क्या है? एग्जीक्यूशन मतलब सिग्नेचर। एग्जीक्यूटरी, सिग्नेटरी। एग्जीक्यूटरी मतलब अ पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग, उसे सिग्नेटरी बोलते हैं। सिंपल वर्ड। ये समझ में आया? अब अगर डॉक्यूमेंट कहां एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब पार्टीज ने डॉक्यूमेंट कहां बनाया? इंडिया में। साइन भी कहां हुए? तो एग्जीक्यूशन से 4 महीने में रजिस्ट्रेशन करा लो। एग्जीक्यूशन से कितने महीने में? 4 महीने में क्या करवा लेना? रजिस्ट्रेशन। जैसे शर्मा जी ने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी? सेल कर दी। किसको? वर्मा जी को। कब करी? बोले 25 मार्च को करी। तो 25 मार्च से कितने महीने में? 4 महीने में क्या हो जाना चाहिए? रजिस्ट्रेशन, है ना? तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 24 जुलाई या उसके पहले आप क्या करवा लो? रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल फीस के साथ। बट अगर आपने 4 महीने में रजिस्ट्रेशन, आपको नेक्स्ट 4 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाएगा, बट पेनल्टी लगेगी। क्या लगेगी बेटा? पेनल्टी, है ना? तो हमें यहां यही लिखा है कि बिल को छोड़कर जो भी डॉक्यूमेंट थे वो कितने महीने में, कब से? एग्जीक्यूशन से हो जाना चाहिए। और नहीं हुआ है तो कितने महीने तक में हो जाएगा? बट हायर फीस पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि डॉक्यूमेंट क्या हुआ हो? एग्जीक्यूट। क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगी। फिर हम चेक करेंगे कि एग्जीक्यूशन हुआ कहां है, इंडिया में हुआ है या इंडिया के बाहर।
अगर एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ है तो एग्जीक्यूशन से रजिस्ट्रेशन करा, और अगर 4 महीने में तो अगले 4 महीने मिल जाते हैं, 8 महीने में करा लो, बट एडिशनल फीस लगेगी। ये आया समझ में? बोलो। चलो अब मान लो शर्मा जी वो इंडिया के बाहर सेटल है, आउटसाइड इंडिया है, वहीं रह रहे हैं। अब उनकी एक प्रॉपर्टी कहां पर है बेटा? इंडिया में। उनकी प्रॉपर्टी कहां है? अब वो प्रॉपर्टी उन्होंने यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप को क्या कर दी? सेल। कहां पर? यूएसए कहां है? नीमच के पास, तो आउट ऑफ इंडिया के बाहर है। अब शर्मा जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या हुआ? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, एंड ये एग्जीक्यूशन जो है क्या है? ये जो कहां हुआ है? आउटसाइड इंडिया, मतलब यूएसए में हुआ। कहां हुआ है बेटा? आउटसाइड इंडिया, मतलब कहां हुआ है? यूएसए। सपोज ये ट्रांजैक्शन हुआ था 25 मार्च 2025 को। कब हुआ ये? अब अगर ये ट्रांजैक्शन इंडिया में हुआ होता तो इस डेट से कितने महीने में क्या करवाना पड़ता? पक्का। लेकिन ये ट्रांजैक्शन कहां हुआ है? एग्जीक्यूशन कहां हुआ है? तो जब ये ट्रांजैक्शन हुआ था उसके बाद फर्स्ट टाइम जब भी ये डॉक्यूमेंट इंडिया में आता है, अराइव होता है, उससे 4 महीने में आपको क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। तो 25 मार्च 2025 को डॉक्यूमेंट क्या हुआ है? एग्जीक्यूट। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया आता है सपोज 12 जनवरी 26 को। कब आता है? और ये डॉक्यूमेंट लेकर वो इंडिया में कब आया? यहां से 4 महीने में क्या करवाना? रजिस्ट्रेशन। इसका फायदा क्या मिल रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट कहां एग्जीक्यूट हुआ है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए स्पेशली आने की जरूरत नहीं है। आप समझे? क्योंकि अगर ये प्रोविजन नहीं होते तो क्या हो जाता कि यार एग्जीक्यूट किया तो आ इंडिया 4 महीने में खत्म कर। तो मुझे स्पेसिफिकली या स्पेशली आने की नीड नहीं है। मैं जब भी आऊंगा, भले 2 साल बाद आऊं, मैं जब आऊंगा वहां से कितने महीने में रजिस्ट्रेशन करा। क्या है समझ में? तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। क्या? कि इट हैज बीन फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन आफ्टर इट्स फर्स्ट अराइवल इन इंडिया। उससे 4 महीने में क्या करवा लिया जाएगा? रजिस्ट्रेशन। समझ में आया बेटा? ये बोलो जल्दी से, है ना? चलो, तो बिल का रजिस्ट्रेशन तो हमने वैसे ही बोल दिया, कंपलसरी नहीं। बिल का रजिस्ट्रेशन तो हमने बोल दिया ना कि डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? नॉन टेस्टामेंट। तो बिल का रजिस्ट्रेशन है वो तो कंपलसरी है नहीं, आपको करवाना हो तो जब आपकी इच्छा हो तब कराओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना? बट दूसरे डॉक्यूमेंट जो है वो कितने महीने में रजिस्ट्रेशन हो जाए? 4। इसमें ऊपर वाली चीजें ही रिपीटेड है। वो 4 महीने में नहीं कराया तो 8 महीने में हो सकता है, बट एडिशनल। और इंडिया के बाहर था तो हो जाएगा। ये कर लोगे इसको? चलो, सेक्शन 23 बोलता है कि आप अगर डिग्री की कॉपी भी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो तो वो भी चाहो तो कितने टाइम में करा सकते हो? 4 महीने। कंपलसरी नहीं है, बट मेरी इच्छा है कि मैं तो रजिस्ट्रेशन कराऊं, मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी। ये समझ में आया? चल, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कौन से डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन? फिर क्या पढ़ा हमने? कंपलसरी नहीं, मतलब क्या है? फिर हमने पढ़ा कितने टाइम में करवाना। फिर हमने क्या पढ़ा? कितने। अब हम पढ़ रहे हैं कौन करवाएगा। सेक्शन 32। बायर करवाएगा, सेलर करवाएगा, ट्रांसफरर करवाएगा, ट्रांसफरी करवाएगा, है ना? इसके ऊपर का पढ़ना है अपने को, बट ये पहले मैं पढ़ाऊं ताकि ऊपर की चीजें मैं आपको समझा सकूं। 467 पेज पर ये है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हेडिंग है बोलो? नहीं, बस नहीं। हाँ, मतलब हु मे प्रेजेंट डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन।
कि भाई ट्रांजेक्शन तो हुआ है किसके बीच में, शर्मा जी वर्मा जी के बीच में, और रजिस्ट्रेशन करवाने मैं जा रहा हूं, तो क्या मैं जा सकता हूं? वही अपन देख रहे हैं, क्या शर्मा जी वर्मा जी को ही जाना पड़ेगा, कंपलसरी है क्या, वो अपन देख रहे हैं। हेडिंग समझ में आया क्या बोला मैंने? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि किसको डॉक्यूमेंट काहे के लिए करवाना है, रजिस्ट्रेशन की, मतलब किसकी ड्यूटी बनती है, या ये व्यक्ति आया तो ही क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन, अगर ये व्यक्ति तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। ये समझ में आया? तो सेक्शन 32 बोलता है कि कौन पर्सन डॉक्यूमेंट का क्या करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 32 हमें बोलता है कि कौन ऐसे पर्सन है जो डॉक्यूमेंट का क्या करवा सकते हैं बेटा, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वही बोल दिया है, वो व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जीक्यूट कर रहा है मतलब जिसने साइन मारे डॉक्यूमेंट को। तो शर्मा जी वर्मा जी ने मारा साइन, करा सकते हैं, उन्हें हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं, सिग्नेटरी बोलते हैं। या वो व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट के अंदर किसी तरह का क्या रखता है, क्लेम, वो क्या करवा सकता है, रजिस्ट्रेशन। तो पहला बोल दिया है सम पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर दी सेम। अंडर दी सेम मतलब डॉक्यूमेंट। तो वो व्यक्ति जिसने डॉक्यूमेंट को क्या किया है, साइन किया है, या जो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या रखता है, राइट। क्लेम मतलब क्या, राइट, जिसके फेवर में राइट क्रिएट, ट्रांसफर, लिमिट, साइन, वो व्यक्ति। और अगर कोर्ट की क्या थी, डिक्री या ऑर्डर, कंपलसरी होता है कि रजिस्ट्रेशन, बट वॉलेंटरी तो मैं करा ही सकता हूं ना। तो फिर जो उस डिक्री या ऑर्डर में क्या रखता है, क्लेम। क्लेम मतलब वही राइट, टाइटल, इंटरेस्ट। यह समझ में? अब अमिताभ बच्चन ने प्रॉपर्टी खरीदी, किसने प्रॉपर्टी खरीदी, अमिताभ बच्चन ने प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है, अब उसे प्रॉपर्टी का क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। तो उस प्रॉपर्टी में क्लेम तो उसी का हुआ, तो रजिस्ट्रेशन करवाने कौन जाएगा, अमिताभ बच्चन, कि नहीं जाएगा? अब वहां जाके लड़ेगा कि हम जहां से खड़े होकर लाइन में से चालू हो जाती है, मैं लाइन में खड़ा नहीं होऊंगा, या वो वहां गया तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस वैसे ही हिल जाएगा। बोले ठीक है यार, मेरे पास नहीं है टाइम, मैं नहीं आना चाहता। तो बोले ठीक है, तो अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव भेज दे। अभिषेक बच्चन मेला बैठा था, भेज दो उसको, काम वैसे नहीं मिल रहे, उसको भेज दे। तो बोले ठीक है, हम उसको भेज दें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो सेकंड बोला है कौन, रिप्रेजेंटेटिव और असाइन ऑफ सच पर्सन। या आप अपने एजेंट को भेज सकते हो। किसको भेज सकते हो, एजेंट को, है ना। तो लास्ट दिया है एजेंट ऑफ सच पर्सन, मतलब अमिताभ बच्चन का एजेंट भी जा सकता है। अमिताभ बच्चन ने अगर अभिषेक बच्चन को ऑथराइज किया था, तो अभिषेक बच्चन भी चाहे तो किसको भेज सकता है, एजेंट को, खुद जाने के बजाय। अमिताभ बच्चन भी सीधे चाहे तो एजेंट भेज सकता है। अमिताभ बच्चन ने एजेंट भेजने के बजाय अभिषेक को बोला, अभिषेक भी चाहे तो खुद जा सकता, या किसको भेज सकता है, एजेंट। लिखा ना, एजेंट ऑफ सच पर्सन। सच पर्सन मतलब एग्जीक्यूटर या रिप्रेजेंटेटिव और असाइन, उनके भी एजेंट जा सकते। ये समझ में आया? अब अमिताभ बच्चन ने किसको, शर्मा जी को एजेंट बनाकर भेजा कि जा मेरे भी यहां पर प्रॉपर्टी का क्या करवा। शर्मा जी क्या करवाने आए हैं, तो रजिस्ट्रार बोल रहा तू कौन यार, तू तो एग्जीक्यूटर है ही नहीं, तेरा तो साइन ही नहीं है इसके ऊपर, बुला अमिताभ बच्चन को, वही कराएगा रजिस्ट्रेशन। अब शर्मा जी बोल रहे हैं कि नहीं मैं उसका क्या हूं, प्रूफ दे। बोलने से थोड़ी मान लेंगे हम, हमें तो क्या चाहिए, प्रूफ। तो एजेंट अपॉइंट करने के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या बोलते हैं बेटा उसे, नहीं वापस से बोलो, एजेंट अपॉइंट करने के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। यार शर्मा जी एजेंट है अमिताभ बच्चन के, इसके लिए जरूरी है कि अमिताभ बच्चन ने उनके फेवर में क्या दी हो, पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हम अपने पावर डेलीगेट कर देते हैं, किसको, अपने एजेंट। ले ले तू करिए मेरी ध्यान। अब पावर ऑफ अटॉर्नी ना दो तरह की होती है, जनरल होती है और स्पेशल। जनरल मतलब बोले जनरली सारे काम करने के लिए,
बोले जो मैं कर सकता हूं तू कर ले। स्पेशल मतलब स्पेसिफिकली वही काम जिसके लिए तेरे को एजेंट बनाया। जैसे अमिताभ बच्चन ने अगर शर्मा जी को अपना जनरल एजेंट बना लिया तो हर वो काम जो कौन कर सकते हैं वो शर्मा जी कर ले, बिजनेस से रिलेटेड ऑफ कोर्स। बट अगर शर्मा जी को एजेंट बनाया कि केवल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो एजेंट है, बाकी काम नहीं कर सकता, स्पेशल एजेंट। तो पावर ऑफ अटर्नी भी जनरल हो गई और स्पेशल हो गई कि नहीं हो गई? तो बोले यहां कौन सी चाहिए? बोले स्पेशल चाहिए। सेक्शन 33 हमें बोलता है कि कौन सी चाहिए? हमें स्पेशल वाली चाहिए। ये समझ में आया? वापस से बोलो, यहां पावर ऑफ अटर्नी कौन सी चाहिए बेटा? स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी चाहिए, जनरल वाली से काम नहीं चलेगा। हटा दिया कि नए सिलेबस में दिया नहीं? हाँ, मेरे नोट्स में तो था पिछली बार, उसमें से तो पढ़ा था मैंने। हाँ, तो हमें कौन सी लगेगी पावर ऑफ अटर्नी बेटा? स्पेशल, जनरल वाली नहीं लगेगी। ठीक है, चलो मैं नोट दूंगा, उसमें लिखा रहेगा, मैं समझा देता हूं। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी मतलब क्या? हाँ, वो समझ गए, बट उसके लिए भी एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है कि जहां अमिताभ बच्चन रहता है, अमिताभ बच्चन मतलब एग्जीक्यूटिव, वो कहां रहता है? मुंबई में। तो वहां का जो रजिस्ट्रार, वहां का जो, उसके प्रेजेंस में उस पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर क्या होना चाहिए? साइन। तो रजिस्ट्रार को बुलाया जाएगा, अमिताभ बच्चन बुलाएगा, है ना, और अमिताभ बच्चन रजिस्ट्रार के सामने पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर क्या करेगा? साइन, कि मैंने शर्मा जी को ऑथराइज किया। फिर रजिस्ट्रार उसके ऊपर अपने काउंटर साइन कर देगा कि हाँ यार मैंने देखा इसी ने ऑथराइज किया है। तब वो पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है? स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। जनरल और स्पेशल तो मैंने समझा दिया। पावर ऑफ अटर्नी स्पेशल और कब बनेगी? व्हेन इट इज साइन इन द प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रार, जिसकी लोकल लिमिट में एग्जीक्यूटर रहता है। हो जाएगा बेटा? ये कर लोगे? चल, यहां से छोड़ा था ना पहले। आओ, री रजिस्ट्रेशन। अगर री रजिस्ट्रेशन पूछा है तो पहले आपको 32 लिखना पड़ेगा, फिर 23A लिखोगे। और आपसे 23A पूछा है तो भी आपको पहले 32 लिखना पड़ेगा, फिर 23A लिखोगे। इससे पहले मैंने 32 पढ़ाया। री मतलब, वेरी गुड, बोलो बोलो वापस से। री मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब हम वापस से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इसलिए री रजिस्ट्रेशन वर्ड दिया। अरे समझ में आया? री मतलब क्या? तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हम तो वापस से क्या करवा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन। बोले यार ऐसा क्यों? तो बोले यार रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब कौन से व्यक्ति डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करवाए? सेक्शन 32 वाले। बोलो, है ना? अब मालूम पड़ा कि शर्मा जी ने जाकर क्या करवा दिया? रजिस्ट्रेशन। किसकी प्रॉपर्टी का? अमिताभ बच्चन की। और उनकी पावर ऑफ अटर्नी भी स्पेशल नहीं थी। तो क्या रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? मना कर देना चाहिए, क्योंकि कौन से सेक्शन का वायलेशन हो रहा है? समझ में आया? गलती से रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो क्या सेक्शन 32 कंप्लाई हुआ है? वायलेशन हो गया कि नहीं हुआ? वो रजिस्ट्रेशन वैलिड, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना, इसलिए आपको पहले 32 लिखना पड़ेगा, फिर 23A लिखो। अगर आपसे री रजिस्ट्रेशन भी पूछा है तो पहले रजिस्ट्रेशन बताओ, फिर री रजिस्ट्रेशन बताओ। हम लिखेंगे कि एज पर सेक्शन, देखो ये लिखा ना कि सेक्शन इज मेनली इंटेंडेड टू डील विद द सिचुएशन वेयर द was by a person not duly authorized. Presentation तो 32 में यही पढ़ा ना, who may present the document. So it was presented by a person who was not duly authorized to present the document for registration and by, अच्छा तो वो मना करते मना कर दिया तो आपको वापस से क्या करवाना पड़ेगा? री रजिस्टर। या अगर बाय मिस्टेक कर दिया तो आपको वापस से क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। 23A यही बोलता है। बट हाँ 23A पूछ लेते हैं तो आपको 32 भी लिखना, 23A भी लिखना। खत्म करें। 23A क्या बोलता है कि
और उसका ग्राउंड एक ही है कि ओरिजिनल वॉज बाय नॉट ड्यूली इट डिसीजन। चलो ये तो कुछ नहीं, यहां तक बस। ये समझ में आया? चलो ये वर्ड अभी मैंने बताया, कौन सा वर्ड है? एग्जीक्यूटेड मतलब सिग्नेटरी, एग्जीक्यूशन सिग्नेचर, एग्जीक्यूटेड साइंड, ये ना एग्जीक्यूटेड तो इसको साइन कर लो, ईडी लगा दो। एग्जीक्यूशन तो सिग्नेचर, एग्जीक्यूटरी या एग्जीक्यूटेड तो सिग्नेटरी, सिग्नेटरी जिन्होंने क्या करा है? साइन। अब हमने बोला कि जब डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट, वहां से कितने महीने में क्या करवाना है? बट अगर एक से ज्यादा पर्सन्स ने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है तो हेडिंग क्या है? सेवरल मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, 2, 3, 20, 25 जितने भी। ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो सकती है ना, एबीसी 3 जने, जब तक तीनों के साइन ट्रांसफर ही नहीं होगा। ज्वाइंट बायर भी तो हो सकते हैं, XYZ तीनों ने मिलकर खरीदी, तो जब तक तीनों के साइन ट्रांजैक्शन। तो इफ अ डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय मोर देन 1%, देन हर एग्जीक्यूशन से 4 महीने में आपको क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। तो उससे बचने के लिए अच्छा है सबके साइन एक ही डेट पर ले लें। नहीं तो हर एग्जीक्यूशन से आप 4-4 महीने में भी आओगे नोटिंग करवाने तो हो जाए, कोई बड़ी बात। ये समझ में आया? चलो ये हमने कर लिया। बोलो बोलो कि डॉक्यूमेंट अगर कहां एग्जीक्यूट हुआ है तो आने से इंडिया में। नेक्स्ट क्या? बिल का रजिस्ट्रेशन कैसा है? कंपलसरी नहीं। यहां तक क्लियर हुआ? ये करते हैं आगे, अपन जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्या बेटा? करा दो।